हम आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 8 जिसका नाम है परिवहन और संचार यानी ट्रेवल एंड कम्युनिकेशन का पार्ट 3 वीडियो कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को कवर किया है। जो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को अभी तक कवर नहीं किए हैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप आराम से कवर कर सकते हैं। चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके अंतर्गत जितने सारे थ्योरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन भी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि परिवहन क्या होता है, परिवहन जाल क्या होते हैं, परिवहन की विधाएं क्या है, यानी टोटल 4 प्रकार है, इसको हम लोगों ने पढ़ा था। सड़क परिवहन क्या होता है, परिवहन में क्रांति क्या आई, बोझा ढोने वाले बोझा ढोने वाले पशु और उनके क्षेत्र क्या क्या हैं, रोड क्या है, महामार्ग किसको बोलते हैं, महामार्ग कितनी लंबाई के अनुसार कहाँ कितना महामार्ग फैला हुआ है उसको हम लोगों ने पढ़ा था। सीमावर्ती सड़क क्या होती है, रेल मार्ग क्या होता है, रेल मार्ग के 3 प्रकार है, ब्रॉडगेज, नैरोगेज और मीटर गेज, इसको भी हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा था। महाद्वीप के प्रमुख रेल मार्ग कौन कौन से हैं उसको हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद होता है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, 2 हैं, पार साइबेरियन और पार कैनेडियन, इसको हम लोगों ने पढ़ा था। संघ तथा प्रशांत रेल मार्ग क्या है, इसको भी हम लोगों ने अच्छा तरह से पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ओरिएंट एक्सप्रेस, जल परिवहन, समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग, उत्तमाशांतरिक समुद्री मार्ग, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, दक्षिण अटलांटिक समुद्री मार्ग, दक्षिण प्रशांत समुद्री मार्ग। इसी तरह से हम लोगों ने सुएज नहर के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। ठीक है, मतलब हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सुएज नहर, यानी पार्ट 3 का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक हुआ है आपका सुएज नहर। ठीक है, तो पार्ट 2 के अंतर्गत ऊपर के जितने थ्योरी हैं उससे उसको हम लोगों ने कवर किया था, तो पार्ट 3 को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहली बात है सुएज नहर के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो सुएज नहर के बारे में आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद करके जाना है। तो इसका जो निर्माण हुआ था 1859 में, 1869 में, यानी 1869 में मिस्र में, उत्तर में पोर्ट सईद तथा दक्षिण में जो है पोर्ट सुएज। मिस्र में देखिए, ये 1869 में कहाँ हुआ था, मिस्र में हुआ था। अगर उत्तर की बात की जाए, उत्तरी जो छोर है वो पोर्ट सईद है और दक्षिणी छोर पोर्ट सुएज है। और ये जो बनाया गया था, ये क्या करने के लिए बनाया गया था, भूमध्य सागर और लाल सागर को कनेक्ट करने के लिए, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए सुएज नहर का निर्माण किया गया था मिस्र में 1869 में। ठीक है, पहला छोर पोर्ट सईद, दूसरा जो छोर है दक्षिण में जो स्थित है वो पोर्ट सुएज है। ठीक है, यानी दोनों को जोड़ने का कार्य किया, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का कार्य किया सुएज नहर। ठीक है, तो सुएज नहर यूरोप को हिंद महासागर में एक नया प्रदेश मार्ग प्रदान करता है, यानी प्रदेश मार्ग प्रदान करता है और लिवरपूल तथा कोलंबो के बीच प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग की दूरी को उत्तमाशांतरिक की तुलना में कम करता है। यानी उत्तमाशांतरिक मार्ग आप पढ़े हैं तो उसकी तुलना में, उसकी कंपैरिजन में वो दूरी को घटा देता है सुएज नहर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि सुएज नहर का जल बंधकों से रहित समुद्र सतह के बराबर है, जो यह लगभग 160 किलोमीटर लंबी और 11 से 15 मीटर गहरी है। ठीक है, यानी सुएज नहर जो है 11 से 15 मीटर गहरी है और लंबाई की अगर बात की जाए तो 160 किलोमीटर है और यह जल बंधकों से रहित है। यानी जल बंधकों से ये क्या है, रहित है। रहित का मतलब होता है के बिना, यानी विदाउट, यानी के बिना। अगर आप मोबाइल आपके साथ है तो आप मोबाइल सहित है, अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो आप मोबाइल आपके हाथ में है तो मोबाइल सहित है, अगर मोबाइल नहीं है तो मोबाइल रहित है। ठीक है, देखिए सुएज नहर को पार करने में जलयान को 10 से 12 घंटे का समय लगता है। यानी सुएज नहर अगर टोटल कितना है, लंबाई जो है 160 किलोमीटर है, तो उसको पार करने में, सुएज नहर को पार करने में जलयान जो भी होती है, जो भी शिप होती है, नौका वगैरह होती है, तो उनको पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। और पर डे इस नहर से लगभग 100 जलयान आवागमन करते हैं। यानी सुएज नहर जो है इसमें पर डे की बात की जाए, औसतन अग्नि प्रतिदिन की बात की जाए तो 100 जो जहाज है इस नहर के माध्यम से, इस सुएज नहर के माध्यम से आना जाना करते हैं। ठीक है, यह एक रेल मार्ग सुएज नहर के सहारे सुएज तक गई है, यानी एक रेल मार्ग भी जो है, रेल की जो पटरी है सुएज नहर के सहारे, सुएज नहर का सहायता लेते हुए वह सुएज तक गई है। कहाँ, सुएज मतलब एक तरह से सुएज तक गई है। सुएज यहाँ आपको पता है, यह पहला जो छोर है वह क्या है, वो है पहला छोर पोर्ट से, दूसरा छोर है पोर्ट सुएज। ठीक है, यही सुएज तक गई है एक रेल मार्ग सुएज नहर के माध्यम से, यानी सुएज नहर का सहायता लेते हुए। ठीक है, नील नदी से एक नौगा में
ताज़ा पानी की नहर भी स्वेज नहर से इस्लामिया में मिलती है, जिससे पोर्ट सहित तथा स्वेज नगरों को ताज़ा पानी की आपूर्ति होती है। ठीक है, नील नदी से, अब देखिए नील नदी में भी इसमें एक तरह से कनेक्ट हो गया, यानी नील नदी से जो एक नौगाम में ताज़ा पानी की जो नहर है वो भी स्वेज नहर में मिल जाती है। कहाँ? इस्लामिया में। कहाँ? इस्लामिया एक जगह का नाम है, इस्लामिया में मिलती है, जिससे पोर्ट सईद और जो स्वेज नगर है उसको ताज़ा पानी की आपूर्ति होती है, ताज़ा पानी का सप्लाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपको पनामा नहर के बारे में पढ़ना है, स्वेज नहर और पनामा नहर। तो ये जो है ये नहर यूएसए द्वारा कहाँ बनाया गया? क्या है, एक प्रकार का जल डमरू मध्य है। ठीक है, ये देखिए नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जल्दी आपको पढ़ना है अच्छा तरह से, हिंदी में लिखा गया है जल डमरू मध्य। यहाँ देखिए आपको यहाँ जो है कुछ रेल मार्ग के नाम इतने लंबे चौड़े हैं कि याद रखना भी मुश्किल है। ठीक है, तो ये पनामा नहर जो है इसका निर्माण यूएसए द्वारा जल डमरू मध्य के आर पार पनामा नगर तथा कोलोन के बीच बनाया गया। ये पनामा नगर, ठीक है, पनामा नगर और कोलोन के मध्य जो बनाया गया यूएसए के द्वारा नहर, तो उसी को बोलेंगे पनामा नहर। ठीक है, यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। ये देखिए पूर्व में अटलांटिक महासागर को, पश्चिम में प्रशांत महासागर। पनामा नहर पश्चिम में पूर्व में क्या है? पनामा नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। ये लाइन महत्वपूर्ण है, ये लाइन को आप कंफ्यूजन नहीं हो जाइएगा, क्योंकि प्रशांत महासागर के बारे में आप पढ़े हैं, यानी स्वेज नहर के बारे में पढ़े हैं। ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य करता है स्वेज नहर, और ये जो है पनामा नहर पूर्व में, यानी पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य करता है। यानी कौन किसको कनेक्ट करता है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग वहाँ कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये पनामा नगर और कोलोन के दोनों की ओर 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीद कर बनाया गया, जिसे मंडल नाम दिया गया। ठीक है, यानी जो इसको बनाया गया यूएसए के द्वारा, तो इसको ऐसे नहीं बनाया गया, इसको बनाया गया कि जमीन खरीद करके यूएसए बनाया था, क्योंकि उनको फायदा लेना था अच्छा तरह से, और वो जो क्षेत्र है उसको क्या नाम दिया गया? मंडल का नाम दिया गया। ठीक है, पनामा नहर लगभग 72 किलोमीटर लंबी है, और अगर बात की जाए स्वेज नहर की तो वो 160 किलोमीटर। तो पनामा नहर कितना किलोमीटर? 72 किलोमीटर लंबी है, जो 12 किलोमीटर लंबी अत्यधिक गहरी कटान से युक्त है। यानी 12 किलोमीटर अगर देखा जाए तो वह गहरी कटान, यानी कभी भी उसका जो छोर है कभी भी कट के पानी में बह जाता है। ठीक है, मतलब गहरी कटान से युक्त है। इस नहर द्वारा समुद्री मार्ग से सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क के बीच की दूरी 1300 किलोमीटर, कितना हुआ? 1300 नहीं, 13,000 किलोमीटर कम हो गई है। अब देखिए सैन फ्रांसिस्को को बहुत तो फायदा होगा। सैन फ्रांसिस्को के नागरिक अगर चाहेंगे कि हमको न्यूयॉर्क जाना है, तो वो पनामा नहर का प्रयोग करते हुए न्यूयॉर्क जा सकते हैं, क्योंकि उनकी बीच की दूरी जो है 13,000 किलोमीटर घट गई है। कितना? 13,000 किलोमीटर घट गई, और ये इसलिए बनाया गया अमेरिका के द्वारा, ताकि सैन फ्रांसिस्को से उनकी कनेक्टिंग अच्छा हो, उनका सैन फ्रांसिस्को में आवागमन अच्छा हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ क्योंकि सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क के बीच की दूरी को घटाना था, इसलिए अमेरिका ने इस पनामा नहर का निर्माण किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि पनामा नहर का आर्थिक महत्व स्वेज नहर की अपेक्षा कम है। आर्थिक महत्व कैसे नहीं कम होगा? ये है 72 किलोमीटर, और यहाँ 72 किलोमीटर इसको बनाया गया है। ठीक है, वो भी जमीन खरीद करके। ठीक है, और वहाँ जो है स्वेज नहर में लगभग 100 जलयान जो है पर डे आवागमन करता है, और वो जलयान छोटा मोटा जलयान नहीं, बड़ा वाला जलयान, यानी जो एक प्रदेश से एक महासागर से दूसरे महासागर जाते हैं, सामान का आयात निर्यात करते हैं, वो सब। ठीक है, तो व्यापार की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से स्वेज नहर का महत्व ज़्यादा है। किसके कंपेरिजन में? पनामा नहर के कंपेरिजन में, यानी पनामा नहर की अपेक्षा में। पनामा नहर में 6 जलबंधक तंत्र हैं। ये देखिए पूछा जा सकता है, 6 जलबंधक तंत्र हैं, तथा जलयान पनामा की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले इन जलबंधकों से होकर विभिन्न ऊंचाई की समुद्री सतह को पार करते हैं। ठीक है, यानी विभिन्न ऊंचाई की जो समुद्री सतह है उसको समुद्री सतह को पार करना पड़ता है, तभी वो पनामा नहर में एंट्री करता है। ठीक है, ये पनामा नहर के बारे में था, इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, याद रखेंगे, पूछा जाएगा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड। देखिए आप पूछा गया, नेक्स्ट पॉइंट है आपका आंतरिक जलमार्ग नहरें। यानी आंतरिक जलमार्ग नहरें जैसे कि झीलें हो गया, नदियाँ हो गई, उसके बाद हो जाएगा आपका तटीय क्षेत्र। इसमें प्राचीन समय से ही जो है महत्वपूर्ण जलमार्ग रहे हैं। यानी अगर पीछे हिस्ट्री उठा करके
देखेंगे तो प्राचीन समय में जो यूरोपियन जो यात्रा करते थे तो नदी हो गया, तटीय क्षेत्र हो गया, झील हो गया, ये सब के माध्यम से वो लोग अपना नाव लगा करके यात्रा करते थे। ठीक है, तो प्राचीन समय से ही ये सब महत्वपूर्ण जलमार्ग रहे हैं। आंतरिक जलमार्ग का विकास नहरों की चौड़ाई, गहराई, जल प्रवाह की यानी जल प्रवाह की निरंतरता और परिवहन प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी आंतरिक जलमार्ग का निकास यानी इसका अगर विकास करना हो, आंतरिक जलमार्ग उतना अच्छे विकास करेगा जब उसकी वहाँ जल की उपलब्धता अच्छी होगी, जल की गहराई होगा, उसके बाद चौड़ाई होगा, जल की प्रवाह निरंतरता होगा, यानी कभी मतलब जल प्रवाह न रुकेगा, हमेशा जल प्रवाहित होते रहेगा। ठीक है, और परिवहन प्रौद्योगिकी का एक तरह से विकास अच्छा होगा, तभी वहाँ आंतरिक जलमार्ग का विकास होगा। ठीक है, आंतरिक जलमार्ग नहरें समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है राइन जलमार्ग के बारे में। ठीक है, राइन जलमार्ग जो है ये राइन नदी जर्मनी तथा नीदरलैंड से होकर बहती है। जर्मनी जो है, जर्मनी यूरोप में आता है। ठीक है, तो जर्मनी तथा नीदरलैंड से होकर के राइन नदी बहती है। ये नीदरलैंड में रोटरडम में रोटरडम में अपने मुहाने से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल तक 7 किलोमीटर तक नौकायान योग्य है। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको समझाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसको समझाने की ज़रूरत हो। यहाँ सड़क की लंबाई 7 किलोमीटर है, इसमें क्या समझाने की बात है। सड़क की लंबाई 7 किलोमीटर है तो है, उसको याद रखने की ज़रूरत है। अब हम क्या समझाएंगे। ठीक है, इसलिए सभी चीज़ को नोट करेंगे। आप लोग नोट रखने का प्रयास कीजिएगा, नोट करने का प्रयास कीजिएगा, और जो भी पॉइंट है यहाँ है उसको याद रखिएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से आपका सॉल्व होगा। ठीक है, तो यह नीदरलैंड में रोटरडम में अपने मुहाने से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल तक 700 किलोमीटर तक नौकायान योग्य है। नौकायान योग्य कहने का मतलब ये कि इसमें नाव चलाया जा सकता है, इसमें नाव आसानी से चलाया जा सकता है, वहन कर सकता है सामान को नाव एक जगह से दूसरे जगह इस दूरी तक, यानी 700 किलोमीटर की दूरी तक राइन जलमार्ग द्वारा। ठीक है, रूर नदी, अब देखिए रूर नदी पूर्व से आकर राइन नदी में मिलती है, पूर्व से आकर राइन नदी में मिलती है। रूर के दक्षिण में फैली पट्टी से होकर भारी वस्तुओं का आवागमन होता है। राइन जलमार्ग विश्व में अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है। हर साल कितना है, 20,000 से ज़्यादा समुद्री जलयान और लगभग 2 लाख आंतरिक मालवाहक पोत वस्तुओं का आदान प्रदान इस जलमार्ग की सहायता से करते हैं। यानी राइन जलमार्ग जो है व्यापारिक दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से कहीं ना कहीं ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर ईयर अगर देखा जाए, यानी हर वर्ष प्रत्येक वर्ष अगर देखा जाए तो 20,000 से ज़्यादा समुद्री जलयान और लगभग 2 लाख आंतरिक जो मालवाहक पोत है वस्तुओं का आदान प्रदान इसी राइन जलमार्ग के माध्यम से करते हैं, इसी राइन जलमार्ग की सहायता से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डेन्यूब जलमार्ग के बारे में। डेन्यूब जलमार्ग जो है ये भी एक महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग है, जो पूर्वी यूरोपीय भाग को अपनी सेवाएं प्रदान करता है, अपनी सर्विस प्रदान करता है। यह टारना सेवेरिन तक नौकायानी है। ठीक है, यानी टारना सेवेरिन जगह का नाम है। देखिए जगह का नाम आपको उल्टा सीधा यानी एक तरह से अजब सा लगेगा, क्योंकि दूसरी जगह है, दूसरा कंट्री है, तो वहाँ के अनुसार उनका नाम रखा जाएगा, तो आपको नाम याद रखना है। ये कहाँ तक है, ये टारना सेवेरिन तक नौकायान योग्य है डेन्यूब जलमार्ग। ठीक है, जो पूर्वी यूरोप भाग को अपनी सेवा प्रदान करता है। डेन्यूब ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर अपने अनेक देशों से होती हुई पूर्व की ओर बहती है। डेन्यूब जो है ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, उद्गम स्थान इसका आप याद रखिएगा। डेन्यूब जलमार्ग जो है कहाँ से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, जो किधर बहती है, अनेक देशों से होते हुए पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, यह जलमार्ग द्वारा मक्का, गेहूं, इमारती लकड़ी और मशीनरी निर्यात की जाने वाली मुख्य पदार्थ है। ठीक है, इस जलमार्ग के माध्यम से, डेन्यूब जलमार्ग के माध्यम से तरह तरह के सामानों का आयात निर्यात होता है, जैसे कि गेहूं हो गया, इमारती लकड़ी हो गया, मशीनरी हो गया, यानी जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं उसको निर्यात किए जाने का एक मुख्य पदार्थ है, यानी डेन्यूब जलमार्ग के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मिसिसिपी जलमार्ग के बारे में, यानी मिसिसिपी उनोहियो जलमार्ग। ठीक है, मिसिसिपी उनोहियो जलमार्ग यूएसए के आंतरिक भागों को दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ने का कार्य करती है, यानी मैक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ती है मिसिसिपी जलमार्ग। ठीक है, मिसिसिपी जलमार्ग आप पढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट है वोल्गा जलमार्ग के बारे में। तो वोल्गा जलमार्ग जो है रूस में अत्यधिक संख्या में विकसित जलमार्ग पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए रसिया तो है सब दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कंट्री रसिया है। ठीक है, लेकिन वहाँ मतलब हवाई अड्डे इतना विकसित नहीं है, वायु परिवहन इतना विकसित नहीं है जितना रेल परिवहन विकसित है। रेल की पटरी काफ़ी
ज़्यादा विकसित है और वहाँ रोड वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा विकसित नहीं है, ठीक है, अमेरिका के कंपेरिजन में, ठीक। तो रूस में अत्यधिक संख्या में विकसित जलमार्ग पाए जाते हैं और इन सभी में वोल्गा महत्वपूर्ण है, ठीक है। बहुत सारे तो पाए जाते हैं जलमार्ग, ठीक है, लेकिन वोल्गा जो है, वोल्गा जलमार्ग, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वोल्गा वाटरवे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कितना है, इसमें 11,200 कितना 11,200 किलोमीटर तक नौकायान की सुविधा है। अब देखिए 11,200 तक नौकायान की सुविधा है, काफ़ी ज़्यादा लंबाई है, काफ़ी ज़्यादा दूरी है, यानी अच्छे तरह से इसमें व्यापार किए जा सकते हैं, अच्छे तरह से वस्तुओं का आदान प्रदान, आयात निर्यात इस माध्यम के इस जलमार्ग के माध्यम से किया जा सकता है, ठीक है। वोल्गा मास्को नहर इसको मॉस्को प्रदेश से और वोल्गा डोन नहर काला सागर से जोड़ती है। वोल्गा मास्को नहर इसको मास्को प्रदेश से और वोल्गा डोन नहर इसको काला सागर से जोड़ने का कार्य करती है वोल्गा जलमार्ग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वायु परिवहन के बारे में। वायु परिवहन जो है एयर ट्रांसपोर्ट, तो वायु परिवहन की तीव्रतम साधन है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। एक समय 1 घंटे के अंदर आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। 1 घंटे के अंदर विश्व के कहीं एक कोने से आप दूसरे कोने तक जा सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा तीव्रतम साधन है। इसमें समय कम लगता है लेकिन महंगा है, ठीक है। वायु परिवहन ने संपर्क क्रांति ला दी, ठीक है, यानी एक दूसरे से संपर्क करने के लिए आपको तुरंत एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, ठीक है। वायुयान पर्वतों, विषम मरुस्थलियों, भूभागों और हिम क्षेत्रों में यात्रा हेतु सभी समस्या का समाधान कर दिया। पहले क्या था कि जहाँ अगर पर्वत है यानी पहाड़ पठार है तो वहाँ गाड़ी नहीं जाएगा, रोड वगैरह बनेगा नहीं, तो आदमी वहाँ कैसे पहुँचेगा, आदमी को पहुँचने में दिक्कत होती थी। विषम मरुस्थलीय भाग हो गया, विषम मरुस्थलीय भाग कहीं ज़्यादा मतलब बालू है, कहीं रेगिस्तान है, तो वहाँ रोड वगैरह बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता था, तो आदमी को जाने में भी दिक्कत होता था, ठीक है। और हिम क्षेत्र यानी जहाँ पर बर्फीले क्षेत्र हैं, जैसे कि कश्मीर की अगर बात की जाए, हिम क्षेत्र, वहाँ भी ट्रैवल करने में, रोड वगैरह बनाने में, रोड के माध्यम से जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। लेकिन ये सब अब नीचे वाला सिस्टम ही खत्म, मतलब नीचे से कहीं जाना ही नहीं है, रोड के माध्यम से कहीं जाना ही नहीं है, पर्वत हो पठार हो वहाँ रोड बने ना बने, अब वो सब एक तरह से वो समस्या दूर कर दिया वायु परिवहन ने, ठीक है। क्योंकि वायु परिवहन को सड़क की जरूरत पड़ती है ना, ही उनसे क्या मतलब है, वो तो ऊपर उड़ते हुए जाएगा, बाहर नीचे है या फिर नदी है, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। सभी समस्या का समाधान कर दिया। वायु मार्ग का सामरिक महत्व भी है। सामरिक महत्व कहने का मतलब ये कि वायु मार्ग के माध्यम से सामरिक तत्वों की भी एक तरह से इकट्ठा किया जाता है। सामरिक दृष्टि से वायु मार्ग काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। यूएसए तथा ब्रिटेन द्वारा ईरान पर हमला वायु मार्ग द्वारा हमला किया गया था, ठीक है। यूएसए तथा ब्रिटेन द्वारा, आपको पता है कि ईरान पर काफ़ी ज़्यादा हमला किया गया था यूएसए और ब्रिटेन के द्वारा, क्योंकि ईरान पर कौन चीज़ का इल्ज़ाम लगा था, एक तरह से हथियार बनाने का इल्ज़ाम लगा रहा था यूएसए, ठीक है। और तरह तरह के उसमें इल्ज़ाम लगाए, लास्ट में नहीं माना तो उसमें ईरान पर हमला कर दिया यूएसए ने, ठीक है। इसके बारे में आप लोग डिटेल में पॉलिटिकल साइंस में पढ़े होंगे, अगर आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। वर्तमान समय में विश्व में कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक की दूरी पर नहीं है, जो कि वायु मार्ग द्वारा ही संभव है, ठीक है। अभी अगर चाहते हैं आप कि दुनिया में 35 घंटे तक, यानी अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने हम पहुंचेंगे, तो ये पॉसिबल है विद इन 35 आवर, ठीक है। यानी 35 घंटे तक अगर आप अपनी जगह में बैठे हैं तो दुनिया के लास्ट छोर तक, यानी सबसे ज़्यादा दूरी जो है, सबसे अंतिम दूरी, सबसे अंतिम जो जगह है, वहाँ तक पहुँचने में कम से कम आपको, यानी एक तरह से कितना घंटा लगेगा आपको, 35 घंटे के अंदर अधिक दूरी, यानी अधिक घंटे से अधिक की दूरी पर नहीं है, जो वायु मार्ग द्वारा संभव हो, ठीक है। यानी वायु मार्ग के द्वारा विद इन 35 आवर के अंतर्गत आप एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँच सकते हैं। ये किसके द्वारा संभव हुआ, वायु मार्ग यानी एयर ट्रांसपोर्ट के द्वारा संभव हुआ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपको लिखा गया है कि यूएसए ने मुख्य रूप से युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का विकास किया। आज 250 से ज़्यादा वाणिज्यिक एयरलाइंस विश्व के विभिन्न भागों में नियमित सेवाएं प्रदान करती है। यानी यूएसए जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा संख्या में बहुत सारे हवाई अड्डों का प्रयोग किया, चाहे वो सामरिक दृष्टि से हो, यानी यूएसए अपने फौज को, अपने आर्मी को उतारने के लिए, अपने आर्मी को प्रशिक्षण देने के लिए, अपने आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, दूसरे कंट्री से लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक हवाई अड्डा का इस्तेमाल किया यूएसए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व के कुल वायु मार्गों का 60% जो भाग है वो केवल अकेला जो है यूएसए यूज करता है, यूएसए प्रयोग करता है। अब देखिए दुनिया में टोटल कितने 100% है
कि 100% जो है वायु मार्ग है, ठीक है। उसमें से 60% जो हिस्सा है वो केवल अकेला यूज करता है कौन, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 60% उसका इस्तेमाल करता है, वायु मार्ग का इस्तेमाल करता है। आप देखिए कितना ज़्यादा उसका धाकर मतलब पूरा दुनिया में कंट्रोल बना के रखा है, पूरा दुनिया में एक तरह से पकड़ बना के रखा है, ठीक है। जबकि रूस के एशियाई भाग तथा दक्षिण अमेरिका में वायु मार्गों का, वायु सेवाओं का अभाव है। ये रूस का अगर एशियाई भाग देख लेंगे, रूस एशिया में भी पड़ता है, ठीक है, तो एशियाई भाग अगर उसे देख लेंगे, एशियन उसका जो रीजन है, तो वहाँ वायु मार्ग का विकास सही ढंग से नहीं हो पाया है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे पाइपलाइन के बारे में, ठीक है। तो पाइपलाइन जो है यह प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जैसे कि बिग इंच के बारे में आपको पढ़ाया गया था पार्ट 1 में। तो प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उसके बाद पानी हो गया, एलपीजी गैस हो गया। ये सब को तरल रूप में यानी लिक्विड फॉर्म में यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है पाइपलाइन का प्रयोग करते हुए, ठीक है। कोयला को भी एक तरल रूप में यानी एक तरह से कोयला को तरल रूप में यानी लिक्विड फॉर्म में एक जगह से दूसरे जगह भेजा जा सकता है। न्यूजीलैंड में फार्म से फैक्ट्रियों तक दूध को पाइपलाइनों द्वारा भेजा जाता है। आप देखिए न्यूजीलैंड में जो है फार्म से फैक्ट्री तक पाइपलाइन के माध्यम से दूध को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, ठीक है, न्यूजीलैंड में। अब देखिए भारत में ऐसा विकास अभी हुआ नहीं है, ऐसा विकास होगा भारत में तो हुआ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूएसए में उपभोग क्षेत्र तथा उत्पाद क्षेत्र के मध्य पाइपलाइनों का सघन जाल पाया जाता है। यूएसए में अगर देखा जाए तो सघन जाल क्षेत्र अगर कहाँ पाया जाता है, यूएसए में, चाहे वो उत्पाद क्षेत्र हो या फिर उपभोग क्षेत्र हो। नेक्स्ट पॉइंट है बिग इंच के बारे में, ठीक है। ये तो बिग इंच एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुआं से उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल की प्राप्ति करता है, तेल का निर्यात करता है, तेल को एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये प्रसिद्ध तो है बिग इंच पाइपलाइन जो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुआं से उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल लेके जाती है। उत्तर पूर्वी राज्य मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल का कुआं है, ठीक है। मैक्सिको की तेल का कुआं कहाँ स्थित है, मैक्सिको की खाड़ी में, और वहां से तेल लिया, तेल को टेक ओवर किया और लेके कहाँ गया, उत्तर पूर्वी राज्यों में, ठीक है। ये यूएसए की बात, ये मतलब वहाँ तेल का निर्यात आसानी से किया जाता है बिग इंच के माध्यम से। यूएसए में प्रति टन किलोमीटर यानी प्रति टन किलोमीटर कुल भार का 17% भाग जो है पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। यानी यूएसए में प्रति टन किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर कितना टन, प्रति टन किलोमीटर पर 17 भाग जो उसका परसेंटेज बनता है, टोटल उसका 17% का 17% पाइपलाइनों के द्वारा एक तरह से वहन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूरोप, रूस, भारत तथा पश्चिमी एशिया में पाइपलाइनों का प्रयोग तेल के कुओं को तेल परिष्करणशाला और पत्तनों अथवा घरेलू बाजारों से जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, मध्य एशिया में स्थित तुर्कमेनिस्तान में से पाइपलाइन को ईरान तथा चीन के कुछ भागों तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रस्तावित ईरान भय पाकिस्तान, प्रस्तावित ईरान भारत भय पाकिस्तान, ठीक है। यानी अंतरराष्ट्रीय तेल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विश्व में सबसे ज्यादा लंबी होगी। यानी अगर फ्यूचर में ये चीज बनाया जाए, पाकिस्तान के साथ इसका ये करना पड़ेगा, इसका मतलब जो आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट डील करना पड़ेगा, ईरान से डायरेक्टली तेल आ जाएगा कहाँ, इंडिया में, ठीक है। ईरान भारत भय पाकिस्तान यानी ईरान से भारत आएगा, भय पाकिस्तान यानी पाकिस्तान होता हुआ वो पाइपलाइन जो है भारत में आएगा, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, पाइपलाइन बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको पाइपलाइन के बारे में आपको पढ़ाया गया। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ना है आपको संचार के बारे में, ठीक है। संचार जो है काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए लंबी दूरियों के लिए संचार मनुष्यों के अनेक विधियों का प्रयोग किया, जिसमें टेलीफोन है, जिसमें टेलीग्राफ है, ये सब महत्वपूर्ण है। टेलीग्राफ पश्चिमी में अमेरिका के उपनिवेशवाद का साधन बन गया और वास्तव में टेलीफोन अमेरिका के नगरीकरण का एक क्रांतिकारक बन गया, ठीक है। ये संचार की बात की जाती है। विकासशील देशों में उपग्रहों द्वारा संभव बनाया गया। सेलफोन का प्रयोग ग्रामीण संपर्क के लिए किया गया, पहले सेलफोन का प्रयोग नहीं होता था, अभी किया जा रहा है, ठीक है। 1990 के दशक में सूचनाओं के अंकीकरण के साथ दूर संचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय हो गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि समन्वित नेटवर्क जिसको बोलते हैं, यानी इंटीग्रेटेड नेटवर्क जो है जाल है वो बना, जिसे इंटरनेट के माध्यम से हम लोग जानते हैं, इंटरनेट के नाम से हम लोग अभी जानते हैं। एक्चुअली उपग्रह के बारे में यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होते हैं, 1970 में जब यूएसए तथा पूर्व सोवियत संघ ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी शोध किया, यूएसए और पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, ठीक है, पूर्व सोवियत संघ की बात की जाती है, किया है, तब उससे उपग्रह संचार में एक नया युग का आरंभ हुआ है। वर्तमान में अगर बात की जाए, अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो इंटरनेट जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ी विद्युतीय जाल के रूप में 100 से अधिक देशों में 100 करोड़ लोगों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए,
उपग्रह विकास के क्षेत्र में भारत ने 19 अप्रैल 1979 को आर्यभट्ट का रोहिणी का 1980 में, 1979 में भास्कर 1 और 18 जून 1981 को एप्पल का परिक्षेपण किया और एरियर रॉकेट से मदद किया, यानी एप्पल का परिक्षेपण जो है एरियर रॉकेट की मदद से किया गया। ठीक है, यानी मतलब ये उपग्रह का मतलब एक तरह से लॉन्च किया गया भारत के द्वारा, कब, कितना और कब किया गया, ये सारा चीज़ आपको बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उपग्रह ने एक प्रकार का 500 किलोमीटर की दूरी तक होने वाले संचार में लगने वाली लागत उपग्रह के द्वारा 5000 किलोमीटर की दूरी तक होने वाले खर्च अर्थात लागत के बराबर है। ठीक है, यानी 500 किलोमीटर की दूरी पर होने वाले जो संचार में लागत होती है, जितना खर्च पड़ता है उपग्रह के द्वारा 5000 किलोमीटर की दूरी में जितना पड़ेगा खर्च उसके बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए साइबर स्पेस इंटरनेट, तो साइबर स्पेस इंटरनेट यह प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है, चाहे वो स्थान पानी या जहाज में हो या फिर उड़ते वायुयान में हो, तो सभी जगह साइबर स्पेस है। जैसे कि यह साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है तथा यह वर्ल्ड वाइड वेबसाइट जैसे इंटरनेट द्वारा घिरा हुआ है, जैसे कि गूगल का घर हो गया, याहू का घर हो गया, क्रोम का घर हो गया, ये सब, यानी क्रोम के अंतर्गत बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, गूगल के माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो फेसबुक जो है कहीं ना कहीं एक नेटवर्क क्रिएट करता है और वह नेटवर्क में बहुत सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं, वह नेटवर्क के माध्यम से बहुत सारे लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, तो एक प्रकार का क्या कहलाएगा, साइबर स्पेस इंटरनेट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटरनेट यूजर 1995 में 5 करोड़, 2000 में 40 करोड़ तथा 2010 में 200 करोड़, यानी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यूएसए में इंटरनेट यूजर का प्रतिशत 1995 में 66% रहा है, जबकि अधिकतर यूजर जो है ब्रिटेन, यूएसए, भारत, जापान और चाइना और जर्मनी में रहा है। ठीक है, अधिकतर अगर यूजर देखी जाए तो ब्रिटेन, यूएसए, भारत, जापान, चाइना और जर्मनी में है। ठीक है, तो आपका चैप्टर 8 का थ्योरी यानी परिवहन और संचार का थ्योरी पूरा कंप्लीट हो गया। तो लास्ट में प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। जो भी थ्योरी है सभी थ्योरी को हम लोगों ने कवर किया, कोई भी थ्योरी आपका नहीं बचा। चैप्टर 8 काफ़ी इंटरेस्टिंग था और बहुत ही ज़्यादा लेंथी चैप्टर था, काफ़ी ज़्यादा संख्या में इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थ्योरी दिया गया था और सभी थ्योरी को हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, तो लास्ट में आपका जो क्वेश्चन आंसर होगा इस चैप्टर से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन आंसर होगा उसको हम लोग कवर करेंगे। चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग था और वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते, अपने दोस्तों में प्लीज़ एक बार जम करके शेयर करते। ठीक है, तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।